उस अजीब हुलिये के शख्स ने न जाने जग्गू पर क्या पढ़कर फूंका कि वो एक रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा और जल्द ही वो कब्रिस्तान की हदूद से निकलकर उसी शख्स के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके वसत में कोयलों की अंगीठी रखी थी। अंगीठी में से धुआं निकलकर कमरे में फैल रहा था। उसमें गूगल और लुबान की बदबू से दम घुट रहा था। कमरे की दीवारों का रंग गहरा सुर्ख था और उसमें मौजूद इकलौती खिड़की पर गहरा स्याह पर्दा तना हुआ था। एक तरफ एक पानी का मटका और एक मिट्टी का गिलास मौजूद था और एक जानिब खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के अलावा कमरा दीगर सामान से आरी था। उस अजीब हुलिये के शख्स ने जग्गू को इशारे से चटाई पर बैठने को कहा, जिसे उसने बगैर किसी चूं चरा के तामील करते हुए बराजमान होने में ही आफियत जानी। उस शख्स ने जेब से एक पाउडर निकालकर उसे सामने मौजूद अंगीठी में छिड़क दिया, जिससे कम होने वाली एक नागवार बू दोबारा बदबूदार फिजा में बदल गई। फिर उसने अपना लंबा ओवरकोट उतार कर एक तरफ उछाल दिया और ख़ुद जग्गू के सामने बैठकर उससे मुखातिब हुआ। हाँ चलो बताओ, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? वो भी छुप कर। उसके लहजे में न जाने क्या था कि जैसे जग्गू को अपने सीने में यूं लगा जैसे किसी ने बर्फ़ की बनी हुई सुलाख उसके सीने में घोंपती हो। मैंने इससे पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। कौन है आप? उल्टा जग्गू ने उससे सवाल किया। वो शख्स बगौर उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके जवाब में बोला, मेरा नाम ज़्यूस है। मैं ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। काला जादू, काला इल्म जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। दूसरा, आपका हुलिया ऐसा था कि मुझे तजस्सुस हुआ और यूँ मैं आपका पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक जा पहुँचा। जग्गू ने जवाबन दोबारा कहा, बिल्कुल नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ काम के वक्त ही घर से निकलता हूँ और दिन में सिर्फ मजबूरन एक बहुत अहम काम के सिलसिले में निकलना पड़ा, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में पहुँचकर मेरे बैरों ने तुम्हारे बारे में आगाह कर दिया था कि तुम मेरा पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुँच गए हो। किसी के बारे में मुकम्मल छानबीन या पता लगाने के लिए काले इल्म का एक अमल लूना चमारी करना होता है, लेकिन चूंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का पता मुझे मेरे बैरों ने दे दिया था। मज़ीद तफसीलात करने के लिए मुझे वो अमल करना पड़ता, फिर मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की कतई ज़रूरत ना थी। ज़्यूस ने जवाबन पूरा लेक्चर झाड़ दिया। वो शख्स देखने में जितना भयानक और पुरस्कार नज़र आ रहा था, उसके बात करने और लहजे से शाइस्तगी और नरमी टपक रही थी। जग्गू जो डर से सहमा बैठा था, अब उसे थोड़ा थोड़ा हौसला होने लगा। फिर जवाब में उसने उसे अपने मुतालिक तमाम तफसील बता दी और जब उसने बताया कि वो ख़ुद भी ईसाई है और कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो ज़्यूस ये सुनकर चौंका और फिर बड़े गौर से उसके हालात सुनकर सर हिलाता रहा। फिर जग्गू के खामोश होने पर उसने मुँह ही मुँह में कुछ पड़ा और कमरे के एक कोने में फूंक दिया। दूसरे लम्हे उसी कोने में एक धुआं सा चकराता हुआ नमूदार हुआ, जिसमें चकंदर की शक्ल का बोना था, जिसके हाथों में फलों से भरी ट्रे थी और उसने ज़्यूस के सामने रखी और फ़ौरन से पहले गायब हो गया। ज़्यूस ने ट्रे उठाकर जग्गू के सामने रख दी और उसे खाने के लिए कहा। जग्गू के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि काले जादू से ऐसा भी मुमकिन है। वो कभी फलों की तरफ देखता और कभी उसकी तरफ, और फिर दोबारा ज़्यूस का इशारा पाते ही उसने सामने रखे फल खाने शुरू कर दिए और चंद मिनटों में ही उसने अच्छी खासी फलों से भरी हुई ट्रे खाली कर दी। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने ज़्यूस से काला जादू सीखने का शौक़ ज़ाहिर किया, जिसे ज़्यूस ने कुछ सोचने पर कबूल कर लिया और फिर उसे कल अपने घर आने का कहकर जग्गू को उसके घर भेज दिया। अगले दिन जग्गू अपने घर से निकलकर ज़्यूस मसीह के घर में दाखिल हो गया और सीधा चलता हुआ उसी कमरे में जा पहुंचा जहां ज़्यूस उसका मुंतज़िर था। चूँकि ज़्यूस ने उसे आने के लिए ख़ुद बुलाया था, इसलिए घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। इसीलिए जग्गू को घर के अंदर आने में कोई परेशानी ना हुई और इसी नतीजे में वो इस वक्त उसके सामने आलती पालती मारे बैठा था। कमरा उसी तरह लुबान और गूगल की बू से और धुएं से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त उस अंगीठी के सामने एक सफ़ेद खरगोश एक पतली सी और मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था, जो बेचारा उछल उछल कर ख़ुद को उस कैद से आज़ाद करवाने में लगा हुआ था। उसके जिस्म पर एक भी स्याह बाल मौजूद न था और देखने में वो काफ़ी खूबसूरत और भला लग रहा था, लेकिन बेचारा अपनी दर्दनाक मौत से बेखबर अपनी आज़ादी की जंग लड़ने में मसरूफ़ था।
زیوس نے جگو کے بدن سے قمیض اتار کر ایک جانب رکھ دی اور وہ ننگے بدن سے آلتی پالتی مارے ایک سادھو کی طرح چٹائی پر بیٹھا آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود اچھلتے خرگوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر زیوس اس خرگوش کا کرے گا کیا، اور پھر جلد ہی اسے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ زیوس نے ہاتھ لمبا کر کے اس رسی سے بندھے خرگوش کو گردن سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ جگو کا یہ منظر دیکھ کر برا حال ہو گیا کہ زیوس کے دونوں جبڑوں کے کونوں سے دو نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے جو اس وقت اس خرگوش کی گردن میں پیوست تھے، اور زیوس غٹاغٹ خرگوش کا تازہ خون پینے میں مصروف تھا۔ چند لمبے لمبے گھونٹ بھرنے کے بعد زیوس نے وہی خرگوش جگو کی جانب کر کے اسے بھی اس کا خون پینے کے لیے کہا، مگر جگو جو اپنی پھٹی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھنے میں مصروف تھا، خرگوش کو اپنی جانب کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے کی جانب گرنے لگا، مگر پھر یکدم خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے انکار میں گردن ہلا دی۔ یہ دیکھ کر زیوس نے بڑے خوفناک انداز میں اسے خرگوش کا خون پینے کے لیے دوبارہ کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوراً اس کے ہاتھ سے مردہ گوشت کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اسے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن زیوس کے کہنے پر اسے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو اسے دنیاوی دولت سے مالا مال کریں، اور اسے ساری زندگی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جگو جو سدا کا سست اور نکما انسان تھا، اسے جب کہیں سے پیسے ملنے کی نوید ملی تو اس نے بھی پھر چاروں ناچار وہی کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا جو زیوس نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ زیوس نے پہلے دن کا سبق جگو کو پڑھا دیا تھا، اور پھر مسلسل 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنے، چلنے اور سونے لگا ہو۔ اس کا ذکر اس نے زیوس سے کیا تو وہ ایک مکروہ اور پراسرار ہنسی لبوں پر لانے کے بعد بولا، یہ سب وہ بیر ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا۔